नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। कोरोना के आंकड़े छत्तीसगढ़ में अब कम होने लग गए हैं। 9,121 कोरोना मरीज एक ही दिन में सामने आए। वो दौर था जब 17,000 के करीब केसेस आ रहे थे और अब केसेस घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 195 मरीजों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा भले उतना राहत देने वाला नहीं है, लेकिन केसेस अब कम होने लग गए हैं। 12,274 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। लगातार एक्टिव केसेस जो हैं वो भी घटते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 1,19,450 रह गई है। एक्टिव केसेस घट रहे हैं। कोरोना के मामले भी एक तरफ कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,19,450 है और यही एक्टिव केसेस बड़ी चुनौती सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए। इसे कम करना एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। मौतों का आंकड़ा ना बढ़े। बहरहाल एक अच्छी खबर कि जो कोरोना का पीक कहा जा रहा था, अब वो डाउनफॉल की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और ये राहत की खबर है। लेकिन कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। IBC 24 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि केसेस कम हो रहे हैं। हो सकता है लॉकडाउन में और थोड़ी रियायत मिल जाए, आपको कुछ रियायत मिल जाए, बाजार खुलने लग जाए आने वाले दिनों में। लेकिन मास्क लगाना बहुत जरूरी है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इस बीच APL और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण बंद हो गया है। दोनों वर्ग के कोटा का वैक्सीन खत्म हो गया। नई खेप मिलने के बाद ही अब इनका वैक्सीनेशन शुरू होगा। BPL और अंत्योदय कार्डधारियों के लिए पर्याप्त स्टॉक है। APL श्रेणी के लोगों का 13 मई से ही टीकाकरण बंद हो चुका है। तो टीके की अब कमी इसलिए कि 5 लाख डोज वैक्सीन की आई थी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी, और अब जो 1 लाख के करीब वैक्सीन बची है उसको BPL और अंत्योदय के लिए रखा गया है। जो उनके कोटे की वैक्सीन थी, 33% जो रिजर्व रखना था, उसके हिसाब से वैक्सीन बची हुई है। अब टीकाकरण की टेंशन लोगों के चेहरे पर इसलिए कि कल ये सूचना दे दी गई थी कि टीकाकरण बंद हो चुका है APL वर्ग के लिए। बावजूद इसके लंबी लाइनें देखने को मिली। अब लोगों को पता चल रहा है कि जब तक टीका नहीं आएगा तब तक वैक्सीन नहीं लग सकती है। APL और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण फिलहाल बंद हो चुका है। कोरोना वैक्सीन की कमी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो सकता है। दुर्भाग्य है, देश में वैक्सीन की उपलब्धता कम है। CM भूपेश बघेल ने कहा कि 1 से 9 मई तक छत्तीसगढ़ को 5 लाख वैक्सीन मिली है। अब कब वैक्सीन मिलेगी कोई नहीं बता रहा, न ही वैक्सीन कंपनियां और न ही भारत सरकार। CM ने यह भी कहा कि वैक्सीन की खेप केंद्र सरकार के आदेश पर पहुंच रही है। CM भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार 1 मई से बिना वैक्सीन इंतजाम के टीकाकरण अभियान चला रही है। राज्य सरकारों ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है, लेकिन टीका ही नहीं मिल रहा है। CM ने कहा कि केंद्र सरकार को फ्री में वैक्सीन देना चाहिए। वहीं केंद्र को तीसरी लहर से निपटने योजना बनाने की जरूरत है। नया विधानसभा भवन और CM मंत्री हाउस निर्माण कार्य को रोके जाने पर CM ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति के कारण हमने ये निर्णय लिया है। सभी राज्य अपने अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिस प्रकार से फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर को फ्री में वैक्सीन दिए थे, उसी प्रकार देश के आम नागरिकों के लिए भी ये फैसला होना था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वैक्सीन की उपलब्धता न्यून है और ऐसी स्थिति में सभी नागरिकों को वैक्सीन मिल पाए, ये दूर की कौड़ी नज़र आ रही है। इसमें तेजी लानी चाहिए, इसमें योजनाबद्ध ढंग से काम करने की आवश्यकता है। तो छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, राहत की खबर यह है कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस भी कम होते जा रहे हैं, जो बड़ी चुनौती बने हुए थे। इस बीच लोगों की टीकाकरण को लेकर टेंशन बढ़ गई है और लोग क्या अभी भी कतार में लग रहे हैं, बावजूद इसके कि APL और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण बंद हो चुका है?
बिल्कुल, लगातार जब से 18 प्लस वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई थी, रोजाना हम देख रहे थे कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर पहुंच रहे थे, लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और उनमें सबसे ज्यादा संख्या एपीएल कार्डधारियों की थी। लेकिन अब 13 मई से एपीएल कार्डधारियों के लिए जो वैक्सीन थी वो खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही साथ अब फ्रंट लाइन वर्कर जो थे उनकी भी वैक्सीन खत्म हो चुकी है। केवल अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारियों के लिए वैक्सीन बची हुई है और ये लाइनें बता रही थी कि लोग कितने जागरूक हैं, कितने उत्साहित हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि संक्रमण का ये दौर है और संक्रमण में फिलहाल बचाव केवल और केवल वैक्सीनेशन ही है। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, WHO सभी इसी बात पर जोर दे रहे थे कि जिन लोगों की बारी आ रही है, जिन लोगों का नंबर आ रहा है, वो वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें। लगातार वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि संक्रमण के केसेस जो हैं वो कम होंगे, संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ेगी, लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो ये तमाम बातें थी और इसको ही देखते हुए 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। लेकिन जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब से एक बड़ी चुनौती ये रही थी कि वैक्सीन की कमी ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की कमी की जो समस्या है वो बनी हुई है। और यही वजह थी कि बीच में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन पर रोक लगा दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से वैक्सीनेशन शुरू किया गया और हम देख रहे थे कि लगातार रोजाना लंबी लाइनों में लोग लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये जरूर थी कि लोग अवेयर थे, जागरूक थे कि वैक्सीन लगाएंगे तो बच जाएंगे और ये जागरूकता इस वक्त बहुत जरूरी है। साथ ही एक और राहत देने वाली बात यही है कि प्रदेश में लगातार संक्रमण के मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं। 9,000 बीते 24 घंटे की बात करें तो 9,000 के आसपास जो है नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो वहीं लगभग उससे अधिक लोग जो हैं वो डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है और हम देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट में भी जो है वो कमी देखने को मिल रही है। तृप्ति, तो ये राहत देने वाली खबर जरूर है। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो प्रिंट होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए सीजी टीका नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में फिलहाल 72,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वैक्सीन की उपलब्धता पर वैक्सीनेशन होगा। इसी दौरान टीका कराने वाले लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें सीएम भूपेश बघेल की फोटो होगी। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर पूरी राशि खर्च करे और फोटो प्रधानमंत्री की निकले, ये सही नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमने अपना पोर्टल बनाए हैं तो प्रधानमंत्री की तस्वीर की जरूरत नहीं है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार को राजनीति छोड़कर 18 से 44 साल की आयु वालों को वैक्सीन लगवाने पर ध्यान देना चाहिए। छोटी चीज है और ये सब बातें होनी नहीं चाहिए, लेकिन होती हैं। पैसा देगी राज्य सरकार और कोविन पोर्टल से फोटो निकलेगी प्रधानमंत्री जी की, ये उचित है क्या? ये कहाँ तक व्यवहारिक है? जब हम थक हार गए केंद्र सरकार से अनेकों दिन बात करने के बाद, कम से कम मुझे याद है कि 10 दिन कम से कम लगातार अधिकारियों ने चर्चा की, जब वो नहीं माने तब फिर ये पोर्टल बना। सीजी टीका एक वेब पोर्टल हमने बनाया है और हमने आग्रह किया है, प्रदेश की जनता चाहती है, जब पूरी प्रदेश सरकार इसमें अपनी राशि का सदुपयोग कर रही है, खर्च कर रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आवश्यक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये ऐप क्या चाटने के लिए है क्या? जब आपके पास में टीके ही नहीं है तो ऐप बनाने से क्या फायदा है? खाली पेपर में कोरी पब्लिसिटी के लिए, बड़ा बड़ा छपने के लिए ऐप बनाया गया है। सबसे पहले तो केंद्र की जो नीति है उस नीति का पालन करिए। केंद्र की सरकार पूरे देश के बारे में सोचती है, ये कूप मंडूक है। कोरोना काल में कई बच्चों के माता पिता का निधन हो गया है। अब इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ महातारी दुलारी योजना के तहत इन बच्चों को पढ़ाएगी और साथ ही स्कॉलरशिप भी देगी। छत्तीसगढ़ महातारी दुलारी योजना इस वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के ऐसे बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति भी सरकार देगी। शासकीय या प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने पर ये बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी।
यदि ये बच्चे राज्य में शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन देते हैं तो उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा और फीस नहीं ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, उन जिलों में सरकार व्यापार में छूट के साथ लॉकडाउन खोलने की तैयारी में है। सीएम भूपेश बघेल की व्यापारियों और सभी कलेक्टर्स की बैठक के बाद इसके संकेत मिले हैं। रायपुर और दुर्ग जिले में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है, वहां पर 17 मई से हर दिन शाम 6 बजे तक के लिए सभी तरह व्यापार खोलें और रविवार को टोटल लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने लिया है। इस दौरान सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि लॉकडाउन में छूट देने के पहले सरकार तय करे कि बाजारों में भीड़ इकट्ठी न हो, वरना फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि व्यापारियों और लोगों की परेशानी को देखते हुए आंशिक समय के लिए बाजार खोलने की छूट देते हुए रायपुर, दुर्ग समेत कुछ जिलों में लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया गया। जो चर्चा लेकिन व्यापार को भी छूट मिलेगी और वो जो व्यापार को छूट मिलेगी उसमें आज से ऑलरेडी बैठक चालू हो। रायपुर प्रशासन की टीम और बाकी तीनों जिलों में भी प्रशासन की टीम ऑलरेडी मीटिंग चालू कर दी है। उनके अध्यक्षों के साथ बैठ के कुछ रास्ता निकलेगा और सारा ट्रेड ओपन होने के संकेत हैं और बहुत पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है। देखिए, लॉकडाउन खोलने के मामले में निर्णय इस प्रकार के होने चाहिए कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो। मुझे लगता है साइंटिफिक तरीके से उसका निर्णय लेना चाहिए। आज भी छत्तीसगढ़ का 75% इलाका जो ग्रामीण इलाका है वो कोरोना के संक्रमण से भयंकर तरीके से ग्रसित है। जरूरत की सामान मिलने वाली जो जगह है उनको चालू रख के सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन करते हुए लॉकडाउन को पुनः खोला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि रायपुर की जनता सजग है, सतर्क भी है और समझदार भी है। जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के काले कारोबार के खुलासे के बाद पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस काले कारोबार गैंग के तार राजधानी रायपुर से भी जुड़े थे। IBC 94 ने खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद पुलिस और जिम्मेदार विभाग हरकत में आए हैं और अब रायपुर पुलिस भी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल करेगी। वहीं ड्रग्स विभाग नियंत्रक ने भी इसकी जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि रायपुर के डुमरतराई इलाके के औषधि वाटिका स्थित डायमंड एजेंसी के संचालक पंकज जैन ने सूरत, गुजरात की आदिनाथ डिस्पोजेबल कंपनी के संचालक कौशल महेंद्र कुमार वोरा के खाते में करीब 6,80,400 रुपए जमा कर 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन बुलवाए थे। हालांकि डायमंड एजेंसी की माने तो एडवांस भेजने के बाद भी उनको इंजेक्शन की खेप नहीं मिली थी। हो सकता है जबलपुर पुलिस गुजरात जाकर इसकी विस्तृत जांच करे। एजेंसी के द्वारा माना थाने में इस संबंध में एक शिकायत दी गई थी कि उन्होंने मेडिसिन का ऑर्डर किया है और वो मेडिसिन उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो शिकायत माना थाने को प्राप्त हुई है, उसमें हम अभी जांच कर रहे हैं और ये जो आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है इसकी भी हम तस्दीक करा के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शहर के बसंत टॉकीज के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ये लोग कर रहे थे। आरोपी सलमान अली को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी के कब्जे से 6 नग रेमडेसिविर समेत 6 नग ऑक्सीजन मास्क जब्त हुआ है। रेमडेसिविर का 5400 रुपए प्रति वॉल ये सौदा करता था। ड्रग्स एंड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की है। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है। भिलाई से एक खबर आपको दिखा रहे हैं जहां रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। शहर के बसंत टॉकीज के पास ये कालाबाजारी कर रहा था। आरोपी सलमान अली को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी के कब्जे से 6 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत 6 नग ऑक्सीजन मास्क जब्त हुए हैं। रेमडेसिविर का 5400 रुपए प्रति वॉल में ये सौदा करता था। ड्रग एंड सेफ्टी विभाग की ये कार्रवाई छावनी थाना क्षेत्र का मामला है। इन दिनों लगातार ये जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं इसकी कालाबाजारी करने से कुछ लोग चूकते नहीं हैं, लेकिन पुलिस भी हरकत में है। पुलिस भी लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखाए हुए हैं और एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मनेंद्र पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मनेंद्र, कैसे इसे पुलिस ने पकड़ा?
जी, इस तरह से लगातार अभी जो स्वास्थ्य खाद्य एवं नियंत्रण जो विभाग है उसके माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी खुद ग्राहक बनकर जो खाद्य नियंत्रक के जो अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए। और जो अन्य मेडिसिन हैं, चाहे वो ब्लैक फंगल हो या फिर जो अन्य बीमारियां हैं उनके लिए, तो अभी भिलाई के बसंत टाकीज में पहले भी एक कार्रवाई यहाँ पर हुई थी, लेकिन वो एक छोटी कार्रवाई थी। अभी एक बड़ी कार्रवाई की गई है जहाँ पर एक सलमान अली नाम के व्यक्ति को, जो जामुल का ही निवासी है, और उससे 6 नग रेमडेसिविर बरामद किया गया है और 6 ऑक्सीजन मास्क बरामद किया गया है, जिसमें उसे कालाबाजारी करते हुए पाया गया। उसने बकायदा जो उसे ट्रांसपोर्टिंग के लिए 2000 एक्स्ट्रा भी मांगे और प्रति वायल जो इंजेक्शन होती है प्रति वायल के लिए 5,500 से 6,000 रुपए की मांग की है। और उस बात को रिकॉर्डिंग भी किया गया, सारी चीजें की गई। उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है और उसे पूछताछ जा रही किस तरह से और कालाबाजारी की जा रही है, ये कहाँ से लाया जाए। धमतरी के एक व्यक्ति को उसने धमतरी के एक व्यक्ति से उसने पहले भी सौदा किया था और उसके साथ एक व्यक्ति और था, वो अभी फरार है। फिलहाल उसकी छानबीन की जा रही है। शुक्रिया आपका मनेंद्र जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 8,419 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में पिछले 24 घंटे में 74 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 10,157 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,08,116 हो गई है। एमपी में अब तक 7,08,621 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और अब तक 6,753 मरीजों की मौत कोरोना काल में हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 5,93,752 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1,08,116 और लगातार केसेस अब कम होते भी नजर आ रहे हैं। 74 मौतों के साथ 10,157 लोग एक ही दिन में ठीक हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के नाम आज संदेश देने वाले हैं। शाम 7 बजे जनता को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोरोना कंट्रोल पर लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कोरोना की रोकथाम पर भी बात कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में कोरोना कर्फ्यू अलग अलग जिलों में बढ़ाया जाए नहीं, इसको लेकर भी फैसला हो सकता है 1-2 दिन में। ऐसे में इससे पहले मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश इस अपील के साथ भी हो सकता है कि अगर कर्फ्यू खुल भी जाए तो लोगों को सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। लगातार बीच कोरोना के इस चुनौती भरे वक्त में मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करके उन्हें कोरोना के प्रति सजग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की समस्या को देखते हुए मंत्री और सांसद ने रेसिडेंसी कोठी में बैठक की। इसमें प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और इंदौर प्रभारी तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बीमारी से निपटने और प्रोटोकॉल के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी चर्चा की गई। आईएमए इस बीमारी के लिए प्रोटोकॉल तैयार करेगा ताकि शुरुआती दौर में ही बीमारी को पकड़ा जा सके। मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना के साथ साथ इस बीमारी के लिए भी अलर्ट हो गई है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहर के कुछ हॉस्पिटल को म्यूकल क्लिनिक के नाम से पहचाना जाएगा ताकि लक्षण का पता चलते ही ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। इस घातक बीमारी से निपटने के लिए प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए। हम कोविड से उभरते हैं तो एक दूसरी चुनौती फंगस के रूप में आ रही है। मैंने मुख्यमंत्री से निरंतर इसमें चर्चा की, सरकार के साथ पूरी चिंतन कर रहे हैं। इसके अर्ली साइज क्या है, मतलब क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं कि फंगल हो रहा है, उसका ही बतला रहे हैं और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कमेंट कर रहे हैं और क्यों हो रहा है उसके बारे में कमेंट कर रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो उस पर से कुछ अस्पतालों को हम लोग नोटिफाई करेंगे फंगल ट्रीटमेंट के लिए। सतना जिले के कोठी ब्लॉक में ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे दोनों मरीजों को मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मयंक तिवारी ने रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। खास बात यह है कि दोनों मरीज कोरोना संक्रमित रह चुके हैं और डायबिटिक भी हैं। 3 दिन पहले एक इटाहा निवासी युवक ने आंख में दर्द की शिकायत की। ब्लैक फंगस के लक्षण होने पर त्वरित कार्रवाई की गई। वहीं खामहा निवासी 30 साल की युवक ने सीएचसी में आंख की समस्या बताई। दोनों युवक कोरोना संक्रमित होने और एसपीओ बेहद कम होने पर डॉक्टर की निगरानी में कोविड-19 की पूरी दवाइयां खा रहे थे। ऑक्सीजन लेवल 80 के आसपास होने से दोनों मरीजों को स्टेरॉइड के हैवी डोज भी दिए गए थे। दोनों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने पर उन्हें रीवा रेफर किया गया है।
यहाँ पर भी सस्पेक्टेड 2 केस निकले हैं, एक वो भी थामा से है और एक पीठा से है। उनको थोड़ा हेडेक हो रहा था और रेडनेस ऑफ आइज दिख रही था, आंखों में लालपन था, तो इसलिए उनको रेफर किया गया है। वो भी सस्पेक्टेड है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो कंफर्म हो जाएंगे। वो भी सस्पेक्टेड है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो कंफर्म हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने भी तेजी से पांव पसार लिया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब तक 35 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब इन्फेक्शन से लड़ने के लिए म्यूकर माइकोसिस यूनिट खोले जा रहे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा MYH में अलग से वार्ड इसके लिए तैयार किया गया है। फिलहाल ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 20 बेड का वार्ड बनाया गया है, जिसमें 15 मरीज भर्ती भी हो गए हैं। वहीं सिंगरौली में भी ब्लैक फंगस के मामले आने शुरू हो गए हैं। यहाँ की 62 साल की महिला 2 मई को कोरोना को हराकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी, लेकिन इसी बीच उनकी आंखों में परेशानी शुरू हो गई। यूपी की मैनपुरी पुलिस को MP ग्वालियर पुलिस को बिना सूचना दिए दबिश देना महंगा पड़ गया। पत्नी की हत्या के बाद पुलिस कस्टडी से फरार 10,000 के इनामी बदमाश को यूपी पुलिस ने ग्वालियर में पकड़ लिया, लेकिन बदमाश के साथियों ने यूपी पुलिस को रास्ते में घेर कर हमला कर दिया और इनामी बदमाश को छुड़ा कर ले गए। असल में ये इनामी बदमाश 1 लाख रुपए के इनामी यूपी के गैंगस्टर गुड्डू चौहान का साथी है। गुड्डू के भी ग्वालियर में छुपे होने की खबर थी। यूपी पुलिस ने MP पुलिस को सूचना दिए बगैर सीधे ही उपनगर ग्वालियर के रानीपुरा में सोनू राठौर के घर जा पहुंची। पुलिस के 2 जवानों ने घर पर सो रहे इनामी बदमाश सौरभ को पकड़ लिया। उसे पकड़कर वो कुछ दूरी पर खड़ी अपनी स्कॉर्पियो तक आ ही रहे थे कि तभी स्थानीय लोग और बदमाश के साथियों ने पुलिस जवानों को घेर लिया। बदमाश के साथियों ने घेराव कर दिया और इनामी बदमाश को छुड़ा कर ले गए। बाद में हजीरा थाने में यूपी पुलिस ने सूचना दी। यूपी पुलिस के जवानों को थाने पर लेकर आया गया, जहां उनकी शिकायत पर बदमाश के साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिले का कोई अपराधी है जो वांछित है, इनाम घोषित है, उस पर उसकी तलाश में मैनपुरी पुलिस की टीम आई थी और कुछ लोगों ने वहां पर उनके कार्य में हस्तक्षेप किया, जिस पर उनके द्वारा यहाँ पर लेखी आवेदन प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। इनामी बदमाश के साथियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और अब इनामी बदमाश फरार हुआ है। यूपी पुलिस इस बदमाश को पकड़ने के लिए आई हुई थी, लेकिन इसकी सूचना ग्वालियर पुलिस को नहीं थी, मध्य प्रदेश की पुलिस को नहीं थी। और जैसे ही पुलिस इनको पकड़ने के लिए पहुंची, इनके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, बदमाश फरार हो गया। सतना में गुरुवार को दोपहर बाद तेज बारिश के साथ चले अंधड़ ने जिले में कहर ढाया है। इस दौरान दर्जनों पेड़ टूटने से शहर के कई रास्ते भी बंद हो गए। रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं के चलते कई कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी बाधित रही। वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। खरीदी केंद्रों में तौल के लिए रखा किसानों का गेहूं पूरी तरह से भीग गया। तूफान में नागौद अमरपाटन के किरहाई के पास और बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए। इससे रामनगर अमरपाटन और मैहर मार्ग पर कई घंटों तक रास्ता बंद रहा। नागौद में भी तेज हवा के साथ बारिश से कई घरों में पानी घुस गया। आंधी ने सतना शहर के कस्बे वाले क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया। खरीदी केंद्रों में पहुंचे किसानों का गेहूं भी भीग गया। वहीं पर्याप्त व्यवस्था न होने से केंद्रों में खुले में रखे गेहूं के भीग जाने से भारी नुकसान की संभावना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण के साथ।